Today we will learn about noun class. संज्ञा वाक्यांश, ठीक है। वाक्य का टुकड़ा होता है, वाक्य का अंश। वाक्य का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको आई मेड यू लर्न हाउ अ कंप्लीट सेंटेंस वर्क्स, किस तरह एक पूर्ण वाक्य काम करता है। जिसमें पूर्ण भाव होता है वो शब्दों का समूह क्या होता है, वाक्य होता, सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर पूर्ण भाव नहीं होता है वो या तो सिर्फ वर्ड होगा, वर्ड फ्रेज होगा, क्लॉज होगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस में क्लॉज कहाँ होते हैं। पिछली बार हमने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में देखा था, आज हम नाउन क्लॉज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? नाउन क्लॉज, संज्ञा वाक्यांश। In case I write down here that he will come today, कि वह आज आएगा, कि वह आज आएगा, क्या पूर्ण वाक्य हो गया ये? कि वह आज आएगा, ये पूर्ण वाक्य है क्या? Is it a complete sentence? Is there any accomplishment in the group of words? No. ये है noun clause. I will make it accomplished, मैं इसको पूर्ण कर दूंगा in case I add a few more elements. Okay? Verb first form is certain, कि वह आ जाएगा नियत है, निश्चित है। That he will come today is certain. CERTAIN। तो हम यहां पर देखते हैं बेटा, that he will come today, ये इतना टुकड़ा नाउन क्लॉज है। उसके बाद एक वर्ब लगी है, ये यहाँ पर यदि हम इसको देखें कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट क्रिएट्स, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट मेक, किस तरह का काम करता है ये, किस तरह का काम करता है ये, तो वो फंक्शन क्या है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब कौन है यहाँ पर? इज। इज का सब्जेक्ट कौन है? दैट ही विल कम टुडे। अगर मैं लिख दूं ये सर्टेन, बोले क्या सर्टेन है, क्या पक्की बात है, तो वो क्या पक्की बात है? दैट ही विल कम टुडे, दैट ही विल कम टुडे इज सर्टेन, कि वो आ जाएगा, या पक्की बात है, या नियत है, या निश्चित है। अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर नाउन क्लास को लूँ, दूसरे तरीके से नाउन क्लास को लूँ, तो देखिए नाउन का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, ये बचपन से जो पैरेट वाइज हमें सिखाया गया है। इवन वी हैव बीन टॉट हाउ द नाउन कैन कॉम्प्लिकेटेडली फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स वेरियस फीचर्स, जस्ट लाइक कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, मटेरियल नाउन। लेकिन हमें सिर्फ सिंप्लीफाइड वे में बचपन में ही सिखाया गया है कि पर्सन प्लस एनिमल थिंग। अब पर्सन और प्लेस प्रॉपर नाउन होता है। अब यहां पर नाउन क्लॉज हम प्लेस के लिए यूज करेंगे। अगर मैं यहां लिख दूं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म,
और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ एक सब्जेक्ट लिखूं आई, वर्ब लिख डालूं यहां पर नो, आई नो, KNOW, मैं जानता हूं, आई नो। और फिर लिख दूं इसमें अब मैं जानता हूं, बोले क्या जानता हूं, क्या कंप्लीट सेंटेंस या सब्जेक्ट और दोनों, नाउन का कोई काम नहीं है यहां पर, यहां मैंने कोई क्लास पुटअप नहीं किया तो भी वो इनकम्प्लीट है, मैं जानता हूं। इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, आप पे वर्ब की आवश्यकता पड़ रही है। इस वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट होगा आई नो वेयर शी लीव्स, मैं जानता हूं वो कहां रहती है, जहां भी वो रहती है उसका एड्रेस जानता हूं। और दूसरी, अगर मैं विसंगतियों में लिख दूं, एक इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख दूं, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया आपके सामने। कौन सा सेंटेंस बन गया, प्रीवियस टाइम आई explained you widely that a simple sentence contains or carries a single verb। एक ही क्रिया होती है सिंपल सेंटेंस में, लेकिन हम यहां देख रहे हैं दो क्रिया आई, एक सेंटेंस में नो भी आया है और लीव्स भी आया है। पूरा का पूरा एक सेंटेंस है जिससे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसे हम सेग्रीगेटेड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट उठा के एक तरफ रखा तो हो गया वेयर शी लीव्स। वेयर होता है स्थान, जहां भी। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रही हैं आप, तो व्यक्ति समझ जाता, उसके जहन में सवाल आ रहा है किसी स्थान के बारे में पूछ रहे हैं ये। वेयर डू यू लिव, बोले हमारे घर के बारे में, हमारे मोहल्ले के बारे में, हमारे एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो वो भी नाउन है। प्लेस, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, पर्सन के बाद आया प्लेस, ठीक है। आई नो वेयर शी लिव्स। नेक्स्ट में क्या था बेटा, अगर मैं इसी को सिंप्लीफाइड वे में एक सेंटेंस बना दूं तो वो ये भी हो सकता है आई नो हर एड्रेस। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब फर्स्ट, और ये का पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कितनी वर्ब लगी है, एक ही वर्ब लगी है, बार बार वर्ब आई है क्या, कोई वर्ब आई इसके अलावा, नो के अलावा। लेकिन ऊपर देखिए आप, हमने हर एड्रेस को हटाकर क्या रिप्लेस कर दिया, वेयर शी लिव्स। In case you are given in examination a simple sentence and you are asked to convert the given sentence into a complex category, complex one, तो क्या हो जाएगा वो, you will have to replace। So विवेक से सोचिए कि एड्रेस मतलब कहाँ रहती है उसके बारे में पता चल रहा है, यहाँ पे हम ज्ञात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जहाँ भी वो रहती है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे हम एक वर्ब, बोले रहने को क्या बोलते हैं, लीव्स। लीव्स भी एक वर्ब है। और यहाँ पर आई नो हर एड्रेस, जहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई है तो बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई नो वेयर शी लिव्स। ये सिंपल सेंटेंस है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसीलिए वो नाउन क्लॉज बना। क्लॉज कहाँ लगता है, जहाँ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंस में कहीं भी क्लॉज नहीं, जैसा हमने प्रीवियस टाइम देखा था कि हर जगह सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ था। कॉम्प्लीमेंट के अलावा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के अलावा कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ था। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के अलावा हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी देखे थे हमने। तो ये देखिए आई नो हर एड्रेस। अगर ऐसा का ऐसा ही में एक और पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, नाउन है ये,
अब प्रेजेंट के लिए प्लेस के लिए वेयर लगाते तो प्रेजेंट के लिए क्या लगाएंगे बेटा, वो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस लिख दूँ, अगर मैं सिंपल सेंटेंस लिख दूँ, सिंपल सेंटेंस तो जाने दो, मैं यहीं से एक चीज़ हटा देता हूँ, एड्रेस हटा दिया। क्या लिखा है, आई नो हर। क्या लिखा है, आई नो हर। तो वैसे का वैसे इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हो। प्लेस के लिए वेयर यूज हुआ, या प्लेस के लिए एड्रेस हटा दिया, लेकिन यहाँ पे प्लेस के लिए हमने किसको ले लिया, पर्सन को ले लिया। प्लेस की जगह किसको, पर्सन को उठा लिया हमने यहाँ पर। आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके पते को नहीं जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसी तरह कैसे, इसी कैटेगरी में पुटअप किया जा सकता। वो कैसा, बस वेयर किसी और कंजंक्शन से, किसी और लिंक वर्ड से क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा, बदल दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं यहां पर, आई नो, मैं जानता हूं, हु शी इज। और जो भी है मैं जानता हूं उसको, वह कौन है मुझे जानता हूं, मैं अच्छे से पता कि वो कौन है, वो किसकी बेटी है, वो किसकी बहन है, वो कहाँ है ना, जो भी है उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो किस स्कूल में पढ़ती है, आई नो हर, मुझे उसका नाम पता है। ठीक है, आई नो हु शी इज। ये क्या है, सिंपल। ये क्या बेटा, सिंपल। इन केस आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाए और आपको कहा जाए कि किस में कन्वर्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है यू विल हैव टू यूज मोर देन वन वर्ब। आपको एक से अधिक क्रियाएं यूज करना पड़ेगी। हम क्रिया यूज कर चुके हैं, एक तो हमें दी गई है, वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन हियर नो, whereas is in itself also a verb। ये भी एक क्रिया है। ये भी क्या है बेटा, ये क्रिया है, वर्ब है। आई नो हु शी इज, मैं अच्छे से जानता हूं कि वो कौन है, वो जो भी मैं से जानता हूं। ये कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने रखे हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यहां पर जो अंडरलाइन जो एलिमेंट्स हैं, वो अंडरलाइन एलिमेंट्स टुगेदर क्रिएट नाउन क्लास। लेकिन जब ओपनिंग सेंटेंस में आया तो वो हुआ सब्जेक्ट, लेकिन क्लोजिंग ऑफ सेंटेंस पे आया तो वो ऑब्जेक्ट। क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वो वर्ब कौन है, नो। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। ये दिख रहा है, इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नो भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, के एन ई डब्ल्यू, और के एन ई डब्ल्यू, और उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है के एन ओ डब्ल्यू एन। अब कई बार 12th में क्वेश्चन आता है कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। किसको, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। 12th में कई बार देखा मैंने क्वेश्चन। जब हमें क्लास पता होंगे तो ही हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। और सबसे पहले तो हमें डिस्टिंग्विश कब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि सिंपल सेंटेंस कैरीज ओनली ए सिंगल वर्ब, whereas a complex sentence bears more than one verb, and even it is the combination of more than two phrases or two clauses। दो phrases या दो clauses का ये combination होता है, ओके, जिसमें एक से अधिक क्रियाएं लगी हुई होती है। अब यहां पर देखिएगा, अगर आपको दे दिया जाए एक और सेंटेंस कि एग्जाम में आता है, वो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि he confessed his guilt। उसने अपना दोष कबूला। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कितनी बार भाई,
कितनी वर्ब आई है? हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर इन दिस सेंटेंस? बताइए कितनी क्रियाएं हैं इस गिवन सेंटेंस में? कितनी क्रियाएं हैं? एक है, दो है, तीन है, कितनी क्रियाएं लिख डाली मैंने? दो है ना? दो, ये दो है। अरे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में, अब भी दो है ये दो क्रियाएं हैं बेटा। ये सिंपल सेंटेंस है, सिंगल वर्ब है ये, कन्फेस्ड। ये तो ऑब्जेक्ट है हिज गिल्ट, गिल्ट तो एडजेक्टिव है, गिल्ट तो नाउन क्लॉज, सॉरी नाउन फॉर्म में ही है। किसका? किसी एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है? गिल्टी, गिल्टी फील करना। मैंने बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई यार, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अब मुझे पछतावा रहा, फिर पछताए होता क्या? फिर जब चिड़िया जो गई खेत। ये क्या है? नाउन फॉर्म में एनएफ। और गिल्टी क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म में। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? संज्ञा विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा विशेषण, विच आर कॉल्ड एडजेक्टिव फॉर्म्स। समझ में आया? He confessed his guilt, उसने अपना दोष कबूला। अब आपसे कहा गया है यहां पर डुएस डायरेक्टेड में आता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन। बोले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस को किसमें बदलना है? कॉम्प्लेक्स में। मतलब हम वी हैव बीन गिवन अ सिंपल सेंटेंस, हमें यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दिया गया, वी कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना दोष कबूला। और ऐसा कैसे ही मान लिया जाए कि एक और सेंटेंस दे दिया गया आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, पास्ट टेंस है, V1 V2 V3 आपको बचपन से पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया? गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, कभी पढ़ा? सी, सा, सीन, डू, डीड, डन, समझ में आया कभी? हैव, हैड, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, है ना? इस तरह की चीजें पढ़ी क्या आपने? मे, माइट, कभी चीजें पढ़ी आपने? कैन, कुड, ये मॉडल है। प्रेजेंट के साथ क्या यूज होता है? पास्ट के साथ क्या यूज होता है? अब देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर से ले रहा हूं मैं, एक और सिंपल सेंटेंस दे रहा हूं, उस वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ही की जगह मैंने सी लिख दिया और कन्फेस्ड की जगह उसी का एक सिनोनिम लिख दिया, एडमिटेड। अब एडमिटेड, एक तो आप एडमिशन लेती कहां पर? स्कूल में। जो पेशेंट है, सीरियसली इंज्यूर्ड है या इल है, उसको कहाँ पे एडमिट किया जाता है? हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में बोले एडमिट है वो, कहाँ? तो बोले बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन एडमिट का एक और मीनिंग होता है, कबूल करना, स्वीकार करना। जैसा कन्फेस है, जुल्म कम, अपना जुर्म, अपना दोष, अपना पाप। तो पाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीन। जैसा मैंने बताया आपको कि जो नाउन फॉर्म है एनएफ, गिल्ट, इसका एक ही दूसरा फॉर्म होता है क्या? एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव से नाउन बना है। लेकिन जहां तक सवाल रहा सीन, SIN, सीन, सीन का मतलब किसी को पता है? वो बेटा SEEN होता है, वो सी सा सीन होता है। सी देखना, सा देखा, सीन देखा हुआ। बोले सीन पैसेज, अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज एग्जाम में, वो अनसीन पैसेज ये होता है, इसके आगे अन लगा दो तो ये अनसीन, अनदेखा। जो कभी जिंदगी में नहीं देखा वो पूछ लिया और फिर उसी में से हमको मन से 10 नंबर के आंसर देना पड़ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन ही होता ब्लू प्रिंट में, अनसीन पैसेज। Even we are further provided with an unseen prose to make notes on it.
नोट्स बनाने के लिए एक और एंसिन प्रोज आता है, छोटा सा पैराग्राफ आता है, हमको देखना पड़ता है कि इसके नोट्स कैसे बनेंगे। वो 4 मार्क्स, दैट कैरीज 4 मार्क्स, 4 नंबर आते हैं उसके, है ना। तो ये अपने आप में क्या बेटा, सीन और सीन मतलब सुनने में ऐसा लगता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। सीन का मतलब यहाँ क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट में पाप, और सीन का ही मतलब होता पाप करना। अगर मैं सीन की वर्ब देखूं कि सीन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन्ड, सीन्ड, V1 V2 V, सीन सीन्ड सीन्ड। पाप करना, पाप किया और पाप हो गया, साइन सीन। और वन मोर थिंग, दैट वन हु कमिट्स अ सीन, वन हु कमिट्स अ सीन, जो एक पाप करते, वो व्यक्ति जो पाप करता है, इज कॉल्ड अ सीनर। तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म, ये वर्ब फॉर्म है, तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, जैसा गिल्ट से गिल्टी होता है, ऐसा सीन से सीनर भी होता है। गिल्ट का क्या हुआ, गिल्टी, आई एम फीलिंग गिल्टी, मैं अपने आप में दोषी महसूस कर रहा हूं। गिल्ट मतलब दोष, गिल्टी मतलब दोषी, ऐसा सीन का मतलब पाप, सीनर मीन्स पापी। सीनर का मतलब क्या होता है बेटा, पापी, और सिंड मतलब पाप हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड फॉर्म दी हुई है, हर जगह क्या दी हुई बेटा, सेकंड फॉर्म दी गई है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू रीराइट बाय यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करना है। क्या यूज करना है, कुछ नहीं करना है। ही कन्फेस्ड, ठीक है, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अब ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ये हो गया है सिंपल सेंटेंस। क्यों सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, वर्ब अकेली है, इसलिए सिंपल सेंटेंस, उसको वो दैट इज बीइंग फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, व्हिच इज कॉल्ड नाउन फॉर्म। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, किससे कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स में, ही कन्फेस्ड, ही कन्फेस्ड, फिर क्या लगाया, दैट, लगाया दैट। कहां पर यूज किया था हमने कॉम्प्लेक्स के लिए दैट, एज ए नाउन क्लॉज, दैट ही कन्फ्लेक्स, he confessed that, he confessed that, उसने कबूल किया कि, नाउन क्लॉज, he confessed that, his की जगह हम क्या पुट अप करेंगे he, because he belongs to a masculine gender, किसी पुरुष के लिए, किसी लड़के के लिए यूज किया जा रहा है। अपराधी कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। जैसे ऊपर हमने पुरुष को लिया है, मैस्कुलाइन जेंडर लिया ही, और नीचे हमने फेमिनाइन जेंडर लिया है शी। ही कन्फेस्ड दैट ही, अब कन्फेस सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे ही के बाद एक, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, ईज, तो ईज का सेकंड फॉर्म क्या यूज होगा, वाज। और अब गिल्ट से हमने एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनाया था, क्या बनाया था, he confessed that he was guilty, उसने कबूल किया कि वही दोषी था। अब देख लीजिए कितनी वर्ब हो गई, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में एक और वर्ब आ गई। ऑब्जेक्ट जो अंडरलाइंड क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है। अंडरलाइंड क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड ए नाउन क्लॉज बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर द लिंक वर्ड दैट, डेट, व्हाट, हु, ये सब यूज होते हैं यहाँ पर। हु किसके लिए, पर्सन के लिए यूज होता है।
किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। और वही हु किसके लिए यूज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज हो जाता है, जब हम दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं? लिंक करते हैं। एज आई एक्सप्लेन्ड यू लास्ट वीक, जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। सी एडमिटेड हर सीन, उसने अपना पाप कबूला, उसने अपना पाप कबूला। अब आपको कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स में। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में तो इसके दो तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो आपके सामने बता दिया मैंने, ये इसी तरीके से मैं बना देता हूं। शी एडमिटेड दैट अच्छा बताइए, जैसे गिल्ट का गिल्टी बताया था, इससे सीन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनाया था? शी वाज सिनर, उसने कबूल किया कि वह पापी थी। वन हु कमिट्स अ सिन इज कॉल्ड अ सिनर। एक वह जो पाप करता वो पापी होता है, जो पाप करता वो पापी होता है। हम सभी कहीं ना कहीं पापी हैं, बिकॉज नोबडी एस्केप्स डूइंग एनी टाइप ऑफ सीन। कहीं ना कहीं हो ही जाता, चलते चलते चींटी अपने पैरों में मर जाती है, ठीक है ना? तो उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता कहीं ना कहीं। हम सोचते हैं कि बहुत सारी परेशानियां जीवन में आ रही, तो क्यों आ रही है? वो सारी परेशानियां हमारे खुद के बोए बीज हैं, और हम उसके लिए किसी और को दोषी ठहराते हैं। दूसरी चीज, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहां पर क्या हो गया? पूरा का पूरा दैट से लेकर दैट शी वाज सिनर, ये क्या हो गया बेटे? क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा क्लास है? नाउन क्लास। इसी नाउन क्लास को दूसरी तरीके से मैं वर्ब में यूज करके, जब भी हाल मैंने बताया था कि सीन, सीन्ड, सीन्ड, वर्ब में यूज किया था। ये वो चीज है सीन, जिसको दो तरीके से प्रयुक्त किया जा सकता है। गिल्ट का गिल्टी के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं होता है, लेकिन सीन का दूसरा फॉर्म सिंड भी होता है, और तीसरा एक और फॉर्म सीनर भी होता है। एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है और वर्ब फॉर्म भी होता है, ठीक है? अब मैं बताता हूं यहां पर आपको, इसी को दूसरी तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हैं सी एडमिटेड दैट, उसने कबूल किया कि, उसने स्वीकार किया कि, क्या स्वीकार किया? दैट शी। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे नाउन क्लॉज लगा, इनडायरेक्ट नरेशन बन गया है। कौन सा नरेशन बन गया बेटा? इनडायरेक्ट नरेशन बन गया है। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के तीन तरीके होते हैं। देयर आर थ्री रूल्स, थ्री ग्रामेटिकल रूल्स। वो तीन ग्रामेटिकल रूल्स क्या है? थ्री फंक्शनल रूल्स क्या है? In case you wanted to convert or change a direct narration into an indirect one, you will have to look at the main clause. सबसे पहले तो आपको क्या देखना होगा कि मेन क्लॉज में वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है। In case you are given a first form in principal clause, whereas another first form in subordinate clause, the thing that the rule observed will followed as present to present is called present। सारी चीजें प्रेजेंट में उपलब्ध रहेगी, वहां पर सिर्फ एक नाउन क्लास दैट लगेगा, लिंक वर्ड। इसको क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दैट। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, यू ब्रिंग योर बुक्स ओनली फॉर यू, तुम तुम्हारी किताबें केवल तुम्हारे लिए लाते हो। और अब ये बोल के मुझसे चली जाती, फिर तुम मुझसे आके पूछती हो कि क्यों, क्या कहती तुमको आके वो?
तो मैं ये नहीं बोलूँगा शी सेज टू मी दैट, सेज टू विल बी रिप्लेस्ड विद अनदर वर्ब इन एन इनडायरेक्ट वे। कैसा? शी टेल्स मी दैट आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी। और मुझसे कहती है कि मैं अपनी किताबें केवल अपने लिए लाता हूँ। कुछ गलत बोला क्या मैं? नहीं। लेकिन अगर ये ही चीज हो जाए पास्ट में, किसमें? मेन क्लॉज में। शी सेड टू मी, वह मुझसे बोली। सिर्फ क्या? इन्वर्टेड कामा में मैंने क्या कर दिया? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन प्रेजेंट में दिया। सी यू ब्रिंग योर बुक्स ओनली फॉर यू, तुम तुम्हारी किताबें केवल तुम्हारे लिए लाते हो। तो ये क्या है? प्रेजेंट टू पास्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा। सी टेल्स का सेकंड फॉर्म क्या होगा? अगर सेज का सेड है तो टेल्स का टोल्ड हो जाएगा। सी टोल्ड मी दैट आई ब्रॉट माई बुक्स ओनली फॉर मी। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ब्रॉट, BROUGST। उसके बाद क्या होता है? थर्ड उसका नेचर बनता है क्या? पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, जो यहां पर आपको दिया गया है। अब वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन इन मेन क्लॉज एडमिटेड दैट बिलोंग्स टू ए पास्ट कैटेगरी ऑफ टेंस। टेंस के पास्ट कैटेगरी को बिलोंग करती है कौन? एडमिटेड सेकंड फॉर्म, बिकॉज इट डायरेक्टली फॉलोज द सब्जेक्ट। इसके बीच में कोई यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही। इसलिए वो कौन सी वर्ब है? अगर हाँ, एडमिटेड की थर्ड फॉर्म भी एडमिटेड ही होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो कब एडमिटेड हो? थर्ड फॉर्म होती है अगर सी और एडमिटेड के बीच में अगर वाज या हेड लगा होता, हेव या हेज लगा होता, हेज लगा होता, वाज लगा होता, हेड लगा होता, ईज लगा होता, ऐसी कोई वर्ब होती तो समझ के चलना कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यही होती है। सबसे पहले मेमोरी गेम है इंग्लिश, बुद्धि को शार्प रखिए। मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है? मोबाइल में मेमोरी होती है? आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आया, वहीं रखा हुआ है। पहले बताता है कि इतने मिनट पहले आया, फिर बताता है कि इतने घंटे पहले आया, फिर बताता है कि शाम को 6:30 बजे आया, फिर बताता है यस्टरडे, फिर बोला सैटरडे, आज हो गया संडे, मंडे को बोलेगा कि सैटरडे। समझ में आ गया? और फिर डे के नाम आ जाते हैं। उसके बाद फिर जनवरी फरवरी बताने लग जाता है, वो मंथ के नाम बताने लग जाता है। व्हाट्सएवर मंथ यू रिसीव्ड इन। शी एडमिटेड दैट, आप एडमिटेड के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि पास्ट टू पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? वाज की जगह हम हेड लगाएंगे, और जैसा मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस सीन होता, सेकंड फॉर्म सिंड होता, और थर्ड फॉर्म भी सिंड होता है। शी हैड सिंड। दिखाई दे रहा आपको? शी एडमिटेड दैट शी हैड सिंड, उसने कबूल किया कि उससे पाप हो गया था। ये एक्चुअल उसका क्या है? आंसर है, और सॉल्यूशन है। आंसर क्या है? सॉल्यूशन है। ये है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो confess, there is no difference between confess and admit. Okay? After arresting or apprehending some criminal, the police put up an inquiry. सबसे पहले एक इंक्वायरी बिठाती है उसकी। They make him get interrogated. They make him get interrogated. किसको? पुलिस क्या करती है? चोर से या उस बदमाश से, उस शरारती तत्व से, वो क्रिमिनल से, उस एंटी सोशल एलिमेंट से क्या करती है? वो सवालात करती है। तो कितने झूठ बोलेगा व्यक्ति?
एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ, एक झूठ बोलने पर उसको छिपाने के लिए, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। जब एक ही झूठ नहीं छुपता है तो बच्चे में 100 झूठ कहाँ छिपेंगे वो। तो न्यूज़पेपर कई बार लिखता है, he broke down during the interrogation and confessed his sin, confessed his guilt। वह सवालात के दौरान टूट गया और उसने अपना दोष कबूल लिया। और ये पुलिस को पावर किसने दिया था? न्यायाधीश ने, कोर्ट ने दिया था। द कोर्ट सेंट हिम फॉर 3 days पुलिस कस्टडीज। पुलिस कस्टडी किसको कहते हैं? वहां मारपीट होती है, आपको हलवा नहीं खिलाया जाता है। और मारपीट भी कब होती है बेटा? जब रात को सोने का, दिन भर को तो हाथ भी नहीं लगाएंगे आपको वो। जब व्यक्ति रात को थक जाता, सोने जाता, फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता, लपड़ लपड़ मारते उसको। इसलिए कभी जिंदगी में गलत काम मत करो, अच्छे काम करो। आधी रोटी खाओ, सूखी खाओ, नहीं मिले तो भूखे सो जाओ, लेकिन गलत काम मत करो ज्यादा कमाने के लिए। नेवर एडप्ट इनकरेक्ट और रॉन्ग वे और सिंफुल वे। सिंफुल का मतलब पाप से भरा हुआ, पापमय। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये समझ में आया? अब हम थर्ड वाली कैटेगरी पे चलते हैं। ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब था। क्या था? इस ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब मतलब हर एक क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया? विवरण दिया, ब्यौरा दिया आपको। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि एज इट इज लिख कर आना है। याद रखिए। आप क्यों फेल होते हैं? याद रखते हैं। व्यक्ति फेल क्यों होता है? याद करता है। और पास कौन होता है? जो याद रखता है। याद रखिए, याद करिए मत। आगे चलते बेटा। कोई प्रॉब्लम बेटा? देखिए, थर्ड कैटेगरी। पहला क्या था? नाउन का सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का भी। जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है? This is preposition is also called a part of a speech that is further get categorized in another range। कौन सी स्ट्रक्चर वर्ड्स में आती है प्रीपोजिशन? अगर मैं लिख दूं there is no truth in what she has told। जो कुछ उसने कहा, जो कुछ उसने बोला, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं, सत्य नहीं है। देयर इज नो ट्रूथ इन व्हाट शी हैज टोल्ड के जगह मोर क्या यूज कर सकते हैं? सेड भी यूज कर सकते हैं। इन व्हाट शी हैज सेड, जो भी उसने कहा उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। भी क्या है?
सब्जेक्ट वर्ब, देयर सब्जेक्ट है यहां पर। वर्ब, ये नो ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, देयर इज नॉट ट्रूथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद आया प्रीपोजिशन। ठीक है, अब अगर इस प्रीपोजिशन का मायना देखें, देयर इज नो ट्रूथ इन, देयर इज नो ट्रूथ इन, बोले उस बात में कुछ सच्चाई नहीं है, तो बोले किस बात में कोई सच्चाई नहीं है, तो वो बात अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगी। वो बात क्या है? व्हाट शी हैज सेड, जो कुछ भी उसने कहा उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर मैं आगे लिख दूं, अगर मैं आगे लिख दूं, क्या लिख डालूं? क्या होता है? द ट्रूथ इज दैट, सच यह है, क्या है सच? she has cheated you, that she has cheated you, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया बेटा? कॉम्प्लीमेंट। इज के बाद हमेशा क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? नॉट ट्रूथ, देयर इज नॉट ट्रूथ इन व्हाट शी हैज सेड, और ये व्हाट शी हैज सेड क्या है? ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन। ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इज। चीटेड यू, आपको धोखा दिया है, और चीटेड की जगह एक और वर्ब हम यूज कर सकते हैं। कौन सी वर्ब यूज कर सकते हैं चीटेड की जगह? चीटेड के लिए दूसरा शब्द एक और यूज कर सकते हैं, देख लीजिए। डिसीव्ड यू, धोखा दिया। ये और उन्नत कोटि का शब्द है, सी हैज डिसीव्ड यू। अगर एक और शब्द लिखो, मैं एक और सेंटेंस लिख डालूं, द न्यूज that he was killed in a duel, समाचार कि वह एक झगड़े में मारा गया। ड्यूएल का मतलब जैसे दो चार लोगों के बीच मारपीट हो गई, चाकू छुरे चल गए, लाल ठूस से चल गए, लठबाजी हो गई, इसको ड्यूएल कहते हैं। ड्यूएल के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है DUAL, मोबाइल में दो सिम लगे, बोले ड्यूएल सिम मोबाइल है, ये वो DUAL है, दोहरा। लेकिन ये हटाकर ये लगा दूं DUEL, ड्यूएल। इस ड्यूएल का मतलब दंगा फसाद, मतलब उसका दंगा फसाद इसको क्या कहते हैं? मारपीट, झगड़ा, उपद्रव वाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, ड्यूएल और ड्यूएल, ये ड्यूएल है और ये ड्यूएल है। द न्यूज दैट ही वाज किल्ड, दैट ही वाज किल्ड इन अ ड्यूएल। फिर लिख दूं इज ट्रू। समाचार कि वह एक दंगे फसादे, एक मारपीट में, एक झगड़े में, एक उतापे में मारा गया, सच है।
अब आपको बताता हूं कि इसके फंक्शन क्या रहे हैं। अपर मोस्ट टू वेराइटीज ऑफ नाउन क्लॉज हैव गॉट एक्सप्लेन्ड इन द वे एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी क्रिया का कर्ता, उसके बाद क्रिया को अंजाम देने वाला। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी क्रिया को पूर्णता देने वाला। अब तीसरा क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्या था ये? यहां पे क्यों ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है? ये इन कौन है? प्रीपोजिशन है। इन कौन है बेटा? प्रीपोजिशन है। अब हमारे पास तो विवेक में ये पता है कि ये प्रीपोजिशन है। नो ट्रूथ कॉम्प्लीमेंट है, और ये पी कौन है? प्रीपोजिशन है इन। समझ गया? व्हाट सी हैज सेड पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। देयर इज नो ट्रूथ इन व्हाट सी हैज सेड। जो कुछ भी उसने कहा उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। आगे चलते हैं, और फिर आया द ट्रूथ इज दैट। सब्जेक्ट कौन है? द ट्रूथ। वर्ब कौन है? इज। ये कौन है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। यहां पर इज कौन है? वर्ब, और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको पूर्णता देने वाला कौन है बेटा? कौन है इसको पूर्णता देने वाला? That she has deceived you, उसने तुम्हें धोखा दिया है। That she has deceived you, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो that she has deceived you अपने आप में क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा, पूर्णता का काम कर रहा है। काम previous time I have it already told you that something that completes a sentence is called a complement। जो सेंटेंस को पूर्ण कर दे वो ही कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद द न्यूज, संदेश या समाचार। That he was killed in a duel। अब न्यूज अपने आप में एक नाउन है, समाचार अपने आप में संज्ञा है। खबर से बोले खबरें आई हैं, खबर आई और खबरें आई हैं, लेकिन इंग्लिश में न्यूज ही रहेगी। एक है या अधिक है, कितनी भी हो, न्यूज का कोई प्लूरल नहीं होता है। हाँ, लेकिन हिंदी में हो जाता खबर का खबरें, खबरों, सारी चीजें हो जाती है। द न्यूज दैट ही वाज किल्ड इन ए ड्यूएल। संदेश या समाचार, समाचार कि वह एक मारपीट में मारा गया। सच है। तो सच क्या है? समाचार। सच कौन है? समाचार है। द न्यूज इज ट्रू। और अगर दूसरे तरीके से लिखो, द न्यूज इज ट्रू दैट ही वाज किल्ड इन ए ड्यूएल। समाचार सच है कि वो एक मारपीट में मारा गया। लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई नाउन क्लॉज उस तरीके से नहीं दिया है। नाउन क्लॉज किस तरीके से दिया है? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब नहीं दिया, यहाँ पर हमने दिया है इन एपोजिशन ऑफ अ नाउन। नाउन कौन है यहाँ पे? न्यूज। एपोजिशन। कभी बहुब्रीहि समास का नाम सुना होगा? सुना? समास हिंदी में समास पढ़े? वो चिढ़ छोड़ते हो कि हिंदी का टीचर पढ़ाओ, समास बताओ। समास विग्रह, संधि विच्छेद कीजिए, समास विग्रह कीजिए। क्या होता है समास विग्रह, संधि विच्छेद? नहीं, मातृभाषा से हम भागते हैं, या तो सेकंड लैंग्वेज है। कितने तरह के समास बता देता है, बोला जो लैंग्वेज है हर जगह काम करती है। जैसा ये हिंदी है वैसी ही इंग्लिश है। अभी हम वो ही पढ़ रहे हैं। अगर मैं लिख दूं अवयवी भाव समास, ठीक है, क्या बोल देंगे? एडवर्बियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्बियल क्लॉज।
और समास को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड का ये मतलब नहीं कि जौरा कंपाउंड। एड्रेस से बोला जौरा कंपाउंड, नहीं, तो वो कंपाउंड समास नहीं है। कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं मैं बताता हूं। एक होता कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड मिक्स किया गया है। तो कंपाउंड भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन कंपाउंड। एक कौन होता है? ओपन कंपाउंड। अगर मैं लिख दूं कि आइसक्रीम, क्या लिख दिया मैंने? क्या लिखा बेटा? ये है ओपन कंपाउंड। आइस और क्रीम अलग अलग दिख रहे हैं कि साथ में चिपके हुए दिख रहे हैं? आइसक्रीम खाते हो तो आइस अलग दिखती है, क्रीम अलग दिखती है ना, पर लिखने में आइस अलग दिखती है और क्रीम अलग दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी को कहते हैं इंग्लिश में ओपन कंपाउंड। आइसक्रीम कंपाउंड वर्ड है पर ओपन कंपाउंड है, एक साथ नहीं चिपका के लिखा जाए। लेकिन अगर मैं इस जगह लिख दूं फायर फाइटर्स, वो जब आग लग जाती तो अग्निशमक दल के लोग आते हैं, अग्निशमन दल के लोग आते हैं और वो पाइप से आग बुझाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले, उनको क्या बोलते हैं? फायर फाइटर्स। अब ये फायर अलग और फाइटर्स अलग दिख रहे हैं, एक साथ ही लिखे हैं, तो क्या बोलेंगे इसे? ओपन का अपोजिट क्लोज्ड। क्लोज अप करते हो ना, क्लोज्ड कंपाउंड। अगर मैं लिख दूं क्या? रेडी टू वियर। लिखने के तरीके सीखो बेटा, तभी एग्जामिनेशन में मार्क्स लेकर आ पाओगे, अदरवाइज यू विल अंडरगो सो मेनी माइनस मार्किंग्स। जगह जगह माइनस मार्किंग करेगा आपका जो परीक्षक हो, whosoever will be the एग्जामिनर ऑफ योर इवेल्युएशन, वो क्या करेगा? जगह जगह सर्कल बनाए, सर्कल करेगा आपकी मिस्टेक्स को। आपके परफॉर्मेंस का जो भी एग्जामिनर होगा, इवेल्युएटर होगा, वो क्या करेगा? एनसर्कल करेगा रेडिंग से। बड़ी शर्म आएगी जब यदि हम उसकी सेकंड कॉपी बुलवाएंगे वहां से कि क्या मतलब इतने कम नंबर क्यों आए। लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, बोले बेटा ये क्या है? बोला आइसक्रीम पर आइस वो लगा हुआ, तो पापा एक साथ लिख दिया था आइस और क्रीम साथ में, जबकि आइस अलग रहती, क्रीम अलग रहता है। बोले ऐसा क्यों लिखा? बोले मैं कभी आइस को क्रीम से अलग नहीं देखा, आइस को क्रीम में मिला के ही खाया है। आइस जैसी क्रीम है वो, आइस अलग दिखता है क्या क्रीम में? लेकिन यहाँ आइस और क्रीम अलग अलग रहता है। फायर फाइटर वो एक साथ रहते हैं, लेकिन जब बुझाने जाते हैं आग तो आग वहां जल रही है और ये सारे दूर खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। फायर फाइटर्स बहुत दूर खड़े रहते हैं पाइप से। ऐसा थोड़ी कि आग को अपनी बाहों में ले रहे हैं कि बुझ जा बुझ जा बुझ जा, बड़े इत्मीनान से उसे बुझाते हैं, बहुत दूर से उस पर पाइप से पानी मारते हैं, है ना। अब दूसरी चीज हो गई फायर फाइटर क्लोज्ड कंपाउंड। अगर मैं लिख दूं रेडी टू वियर, अब रेडी टू वियर के बीच में मैंने 2 जगह क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफ। क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफ। ये जो सिंबल है जो लगा ये क्या बेटा? एपोस्ट्रोफ। इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफिक कंपाउंड। आइस और क्रीम अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन आइसक्रीम साथ में है खाने में। फायर फाइटर यहाँ पे साथ में है, लेकिन वहां देखते अलग अलग खड़े रहते हैं।
बहुत दूर खड़े रहते हैं आग से, फिर भी यहाँ पास में है, साथ में एक साथ मिलके फायर के कंधे में हाथ डाल के घूम रहे फाइटर। अब रेडी टू वियर, अब रेडी टू वियर दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है एपोस्ट्रोफिक कंपाउंड, और उसी रेडी टू वियर को मैं ओपन कंपाउंड में वापस लिख दूं। क्या लिख दूं? यहाँ पे लेने के देने पड़ जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दोनों सही है, वो जहाँ एपोस्ट्रोफ लगा वो भी सही है, और जहाँ एपोस्ट्रोफ नहीं लगा वो भी सही है, लेकिन यूज दोनों का अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग जगह यूज होगा दोनों का। कैसे यूज होगा? एडवर्बियल कंपाउंड, अब जैसे कंपाउंड की बात की, ये तो कंपाउंड की बात की तो एक ओपन कंपाउंड होता है तो वो आइसक्रीम, क्लोज्ड कंपाउंड होता है फायर फाइटर। फिर कौन होता है? एपोस्ट्रोफिक कंपाउंड रेडी टू वियर, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा रेडी और टू के बीच में, फिर टू और वियर के बीच में भी एक एपोस्ट्रोफ लगा है। उसके बाद रेडी टू वियर, तीनों के बीच कोई एपोस्ट्रोफ नहीं लगा है, एपोस्ट्रोफिक सिंबल लगा ही नहीं है, फिर वो ओपन कंपाउंड हो गया। दोनों ही सही है, जहाँ एपोस्ट्रोफ लगा वो भी ठीक है, जहाँ नहीं लगा वो भी ठीक है, लेकिन यूज अलग अलग है, दोनों के मीनिंग बदल गए, जमीन आसमान का फर्क आ गया। कैसे? मैं बताता हूं। आइसक्रीम सभी को पता, सभी ने खाई है, ऐसे लिखते हैं। फायर फाइटर को सभी ने देखा है, ठीक है। अब रेडी टू वियर में एपोस्ट्रोफ लगा, क्यों लगा एपोस्ट्रोफ? कोई बता सकता? बताइए। कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, चलो जूडियो चलते हैं, गया कोई जूडियो? जूडियो में ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो क्या वो रेडीमेड्स हैं, रेडीमेड वैरायटी में रखे हैं, रेडी टू वियर में रखे हैं, है कि बस अभी हाल आप उसमें जाइए ट्रायल में पहन के देख लीजिए वेदर इट इज फिट और नॉट फिट फॉर यू और नॉट, आपके पास ये आपके लिए ये सही है या नहीं है, आपके लिए उचित है या नहीं है, यथोचित आप पहन पा रहे हैं, ऐसे टाइट तो नहीं है, ढीला तो नहीं है, ये देख लिया आपने इसको पहनकर। वहाँ पे आप एक मिरर भी होता है, एक दो मिरर्स भी होते हैं, ओके, आगे पीछे आप देख सकते हैं, अपने आप को निहार सकते हैं, यू कैन लुक एट योर सेल्फ इन दैट मिरर, उस मिरर में अपने आपको देख सकते हैं। क्यों? अच्छा, अब हम एक बार टेलर के पास जाते हैं। टेलर के पास क्यों जाते हैं? रेडीमेड कपड़े लेने, रेडी टू वियर खरीदने के लिए। अभी हम शॉपिंग मॉल में गए थे, कहाँ पर गए थे? विशाल मेगा मार्ट में गए थे, तो वहाँ जीन्स रखी हुई थी ढेर सारी, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो किसकी 34 कमर आ रही, किसकी 36 आ रही, किसकी 30 आ रही, किसकी 28 आ रही, किसी की 32 आ रही, सब तरह की है। पहन के देख रहे हैं हम, टी शर्ट देख रहे हैं वहां पर, एवरीथिंग इज रेडी टू वियर। जहां पर सारी चीजें पहनने के लिए पहले से ही तैयार रखी हुई है, वहां एपोस्ट्रोफिक सिंबल लगा हुआ, रेडी टू वियर। अगर मैं सेंटेंस में यूज करूं, yesterday we went to a ready to wear store, ready to wear showroom। पिछली रात या लास्ट नाइट वी विजिटेड ए रेडी टू वियर सेल्स आउटलेट, हम रेडी टू वियर सेल्स आउटलेट पर गया था, जहां पर सारी चीजें पहनने के लिए पहले से तैयार थी। क्या थी? लेकिन उसके नीचे क्या लिखा? रेडी टू वियर। मान लिया जाए कि किसी दर्जी को, किसी टेलर को आपने सूट सिलने के लिए कपड़ा दे रखा है, आप जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म में बेटा, वहां पे आपको सूट
पहनने के लिए क्या किया जाता है, मैंडेट कर दिया जाता है कि सूट पहनकर ही आना है। दिस इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी वन गर्ल। सारी लड़कियों को क्या पहनकर आना है, सूट पहनकर आना। अब क्या वो जो यूनिफॉर्मल जो सूट है, वो सूट क्या वो होंगे रेडी टू वियर, गारमेंट पर मिल जाएंगे, रेडी टू वियर होंगे? वो नहीं होंगे ना। आपको एक कपड़ा लेके उसको सिलवाना पड़ेगा, टेलर को देना पड़ेगा। टेलर उसको जब सिल देगा, कंप्लीट कर देगा, स्टिच कर देगा, उसके बाद आपको कॉल करेगा कि मैडम योर सूट इज रेडी टू वियर। तो कौन सा यूज करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? आपका जो सूट है वो पहनने के लिए तैयार है, जाए ले जाइए और पहनिए। योर सूट इज, योर शर्ट इज रेडी टू वियर। अब आपका शर्ट सिल चुका है, योर ट्राउजर इज रेडी टू वियर। आपका ट्राउजर भी पहनने के लिए तैयार है। योर ड्रेस इज रेडी टू वियर, मतलब टेलर आपको फोन कर रहा है, टेलर आपको बोल रहा है, तो वो नीचे वाला है। लेकिन हम यदि मंगल सिटी मॉल में के वो विशाल मेगा मार्ट में गए हैं, जूडियो चले गए हैं, चाहे और कहीं गए हैं, विशाल इसको बहुत सारे हैं, नाम भी याद नहीं रहते हैं, डी मार्ट है, कहीं भी चले गए, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई है सब क्या है बेटा, रेडी टू वियर है। और उसमें क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफ। समझ गए? लेकिन टेलर को सिलने के लिए डाला, वो टेलर बाद में सिल के आपको बताता है कि इट इज रेडी टू वियर, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है। बहुत सारे सिंबल, आप क्या सोचते हो कि सिंबल से कुछ नहीं होता? अ कामा सेव्ड अ लाइफ। एक कामा ने एक जिंदगी बचा ली। एक कामा, एक जो कामा होता है ना बेटा, अर्थ का अनर्थ कर देता है। हिंदी में, ये इंग्लिश में। बोले रोको, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर मैं लिख दूं या हिंदी में, कामा का मतलब है वहां पर रुकना है हमको, पढ़ते पढ़ते रुकना, रोको, ये रुकिए, रोको मत जाने दो। और अगर मैं इसी कामा को हटा दूं यहां से और यहां लगा दो, बोले रोको मत, जाने दो, शब्द वो ही है, अर्थ का अनर्थ कौन कर देता? सिंबल। क्या कर देता बेटा? सिंबल। ऐसा इंग्लिश में होता है। एक बार मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, वो बच्चों का एक आता है हर सैटरडे किड्स प्रेयर, तो उसमें एक स्टोरी पढ़ी, कामा सेव्ड अ लाइफ है। कामा ने एक जिंदगी बचा ली, एक व्यक्ति की जान बचा दी कामा ने। कैसे? बोले राजा खाना खा रहा था, तो उसकी टेबल पर उसने एक फरमान जारी किया था, किसी ने माफी मांगी थी कि मेरी जो सजा है वो कम कर दी जाए, मेरी सजा को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। मुझे चाहे छोड़ दिया जाए, जो भी हो, मुझे माफ कर दिया जाए, बख्श दिया जाए, लेकिन उसने क्या किया? नहीं माफ किया। राजा ने लिख डाला, अपना आखिरी स्टेटमेंट लिख डाला, खाना खाते खाते खाते। क्या लिख दिया उसने? लिखा पार्डन इम्पॉसिबल, फिर लगाया कामा टू बी सेंट टू साइबेरिया। साइबेरिया भेजा जाए, जहां पर क्या लगता है, जहां से बर्फ के अलावा कुछ नहीं होता है। व्यक्ति वहां 6 महीने से ज्यादा जी नहीं सकता अगर बर्फ में ले जाके पटक दिया जाए उसको। उसने माफी मांगी थी, मुझे साइबेरिया मत भेजो। राजा की वो राजा अपना फरमान लिख कर चला गया। वो फरमान कहाँ लिखा हुआ, लिख कर कहाँ चला गया? टेबल पर रख के चला गया कि जो भी मंत्री आएगा
नुमाइंदा आएगा उठाकर ले जाएगा। थोड़ी देर बाद राजा की बेटी आई, उसने देखा कि पापा क्या लिख कर गए ये, उसमें लिखा पार्डन इम्पॉसिबल कामा टू बी सेंट टू साइबेरिया, साइबेरिया भेजा जाए। उसको दया आ गई, बोले बेचारा मर जाएगा ये, जिंदा नहीं बचेगा। तो उसको दया आ गई, उसने क्या किया, कामा हटाया, पार्डन के बाद लगा दिया। कहाँ लगा दिया? उसके बाद वो खत कोई उठा के ले गया, बोले राजा साहब ने माफी दे दी। बोले क्या? बोले पार्डन, माफी। फिर क्या लिखा? इम्पॉसिबल टू बी सेंट टू साइबेरिया, साइबेरिया भेजा जाना असंभव। तो इसको बोलते हैं अकामा। अकामा सेव्ड अ लाइफ। एक कामा ने एक जिंदगी बचा ली। तो बेटा जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उसका अपना एक ओहदा होता है, अपना एक मूल्यांकन होता है, अपनी एक वैल्यू होती है। उसके बिना समझ के चलो आप सोचो मन गणन लिखे जा रहे हैं ना पूर्व फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ना कामा लगा रहे हैं, ना इन्वर्टेड कामा लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, ना क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना है। आप सिर्फ माइनस मार्किंग होगी। क्या होगी? माइनस मार्किंग होगी। वो अनर्थ होगा, अर्थ का जो भी लिखा हुआ वो अर्थ का अनर्थ होगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। ठीक है।